हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। तो जितने भी बच्चे देखिए क्लास 11th के पढ़ते हैं, जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं और जिनके पास बायोलॉजी है, उनके लिए देखिए मेरा चैप्टर 2 चल रहा है और इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसकी आज हमारी क्लास 9 है। इससे पहले मैं 8 क्लास इसकी पूरी कर चुका हूँ और आज हमारी ये 9th क्लास है। तो जैसे तो ज़्यादातर मेरा सारा का सारा कंसेप्ट क्या है, मेरा सारा का सारा पूरा जो कंटेंट है वो सब NCERT का ही है। तो जो भी कुछ बच्चे अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो सभी बच्चे अपने अपनी NCERT की बुक्स खोल लें, क्योंकि NCERT की बुक्स अगर आपके सामने खुली होगी तो आपको समझने में थोड़ी बेहतर होगा। देखिए आज हम थोड़ा फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास में फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। आज के लेक्चर में हमें केवल फंजाई की बेसिक नॉलेज लेनी है, अगले लेक्चर में थोड़ा आगे। तो आज के लेक्चर में हमें केवल फंजाई के बारे में हल्की हल्की बातें समझनी हैं और फंजाई की एक बेसिक नॉलेज लेनी है, जो हमारी NCERT की बुक्स में सब कुछ वही है। थोड़ा बहुत होगा तो इधर उधर से होगा, वैसे ज़्यादातर मोस्टली NCERT का ही है। तो हम शुरू करते हैं। यह है देखिए प्यारी प्यारी फंजाई। तो प्यारी प्यारी जो फंजाई है ये देखिए इस प्रकार की है। ये है फंजाई, इसे हम कहते हैं फंजाई, हिंदी में कहते हैं इससे कवक। तो थोड़ी ये है, सब कुछ हम इसे NCERT का ही मेरा सोर्स है। हम थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखिए हम हल्का सा थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें फंजाई के बारे में देखिए थोड़ा सा समझना है। फंजाई, ये लिखा है फंजाई, जिसे कहते हैं हम कवक, हिंदी में कहते हैं इसे कवक। तो सबसे पहले हम देखिए बात कर रहे हैं फंजाई की। तो फंजाई जो है, फंजाई जो शब्द है वो फंगस से बना है। फंजाई जो शब्द किससे बना है? फंगस से। तो फंगस टर्म यूज्ड फॉर मशरूम। तो फंगस शब्द का प्रयोग हम मशरूम के लिए करते हैं। तो जैसे मशरूम होती है मेरी, तो फंजाई फंगस से मिलकर के बना है और फंगस का मतलब होता है, फंगस शब्द को हम मशरूम के लिए यूज करते हैं। इतना अब हमें ध्यान रखना है कि फंगस जो शब्द है, इस फंगस शब्द को हम मशरूम के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा देखिए हम थोड़ी सी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक के बारे में देखिए थोड़ी सी हम समझते हैं कि स्टडी ऑफ फंजाई। तो फंजाई का जो अध्ययन होता है उसे मैं कहता हूं माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अगर मैं बात करता हूं इस माइकोलॉजी शब्द में, तो देखिए मेरा ये शब्द है माइकीज। ठीक, ये माइकीज। तो माइकीज एक ग्रीक वर्ड है। माइकीज क्या है? मेरा एक ग्रीक वर्ड, तो जिसका मतलब होता है मशरूम। अगर मैं ग्रीक से भी बात करता हूं तो हम ये कह सकते हैं, जो मेरे माइकोलॉजी है, जैसे हम कवक विज्ञान कहते हैं, जो माइकोलॉजी है, तो माइकोलॉजी में जो माइकीज शब्द है, तो वो माइकीज शब्द एक ग्रीक शब्द है। ठीक, और जिसका मतलब होता है मशरूम। और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है लोगोज, लोगोज का मतलब होता है टू स्टडी। तो हमें माइकोलॉजी का मतलब है कि हमें इसमें जो मशरूम होती है, हम ज़्यादातर उससे रिलेटेड क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादातर मेरी फंजाई होती है, तो फंजाई को अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल मशरूम की तरह होती है, इसलिए ज़्यादातर फंजाई को जो शब्द है वो फंगस से लिया गया है। तो थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, हल्की सी एक दो बात है। फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी के ऐसे बात कर रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले इस फंजाई के ऊपर अध्ययन किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? फंजाई के ऊपर अध्ययन किया। सबसे पहले अध्ययन किया, सबसे ज़्यादा अध्ययन किया। तो जो कोई व्यक्ति होता है सबसे पहले उसके ऊपर अध्ययन करता है, तो हम उसी को उसका जनक बोल देते हैं। तो P.A. माइकेली, तो वो क्या थे मेरे? P.A. माइकेली। दूसरी बात, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। आखिर में हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत के वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फंजाई के ऊपर अध्ययन किया? वो भारतीय थे। तो भारतीय में देखिए पहले आ जाते हैं E.J. बटलर आ जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं B.B. मुंडेकर। ये दो इंडियन साइंटिस्ट ने जिन्होंने सबसे पहले फंजाई के ऊपर अध्ययन किया। तो हम इसे कह सकते हैं इंडियन
फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, ये हमारे इंडिया वाले थे। उसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, अगर हम मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करते हैं तो उनका नाम आता है डीबेरी का नाम। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ें थी और आज के हमारे लेक्चर में ज़्यादातर हमें बेसिक सी चीज़ें थोड़ी समझनी है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें और आसानी से देखते रहें और एक एक चीज़ को समझते रहें, क्योंकि यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ज़्यादातर पावर पॉइंट का मैंने प्रयोग किया है और इससे आपको समझने में, एनसीईआरटी को समझने में इससे आपको बेहतर सुविधा मिलेगी। तो सभी बच्चे जो अब थोड़ा ध्यान से इसे देखें, क्योंकि सारी चीज़ कंसेप्ट हमारे एनसीईआरटी का ही चल रहा है। तो जब बात की जाती है फंजाई की, तो देखो ये तो आपको जो संरचना दिख रही है, ये दिख रही है जो आपको एक स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर्स को देखिए गौर से, ये स्ट्रक्चर्स को देखिए, यही स्ट्रक्चर्स को देखिए, इस स्ट्रक्चर्स को आप देखिए ध्यान से, इस स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, संरचना को, इस संरचना को आप ध्यान से देखिए, ठीक। तो ये सारी संरचना हम इस प्रकार की कह सकते हैं, हमें इस प्रकार की संरचना दिख रही है, जैसे मेरा छतरी होती है, छाता, तो बिल्कुल छाते जैसे हमें संरचना से दिखती है अक्सर, ठीक, ऊपर टोपी सी है नीचे, तो ऐसी ही मुझे संरचना ज़्यादातर देखने के लिए, मुझे हम ये कह सकते हैं कवकों में ज़्यादातर हमें देखने के लिए इसी प्रकार की संरचना मिलती है और ऐसी ही संरचना को हम मशरूम कहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जो शब्द लिया गया था फंगस, उसका मतलब ही यही है। तो थोड़ा हम यहाँ पर यह समझते हैं जो फंजाई है, इस फंजाई के ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत सारा अध्ययन किया, क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, तो क्लासिफिकेशंस में भी इसका अच्छा योगदान है। RH बेटाकर ने इनका अलग ग्रुप बना दिया था, जिसे हम फंजाई ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं, अर्थात इनके जो इस प्रकार की जो संरचना है इसे हम फंजाई कहते हैं, ये अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ पर समझते हैं नॉन वैस्कुलर, एक तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए इसके वैस्कुलर बंडल नहीं मिलते, दूसरी बात नॉन सीडेड, हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बीज नहीं देखने के लिए मिलता बड़ा, नॉन फ्लावरिंग, और हमें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ्लावरिंग देखने के लिए नहीं मिलती है। दूसरी बात मल्टी सेल्यूलर, ये बात सही है, मल्टी सेल्यूलर ये हमें दिखने के लिए दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि इसकी जो सेल है क्या है, इसकी सेल क्या है, मल्टी सेल्यूलर, अर्थात हम ये कह सकते हैं ज़्यादातर मुझे दिखने के लिए मिल रहे हैं मेरे फंजाई, तो मुझे मल्टीपल सेल्यूलर मिल रहे हैं। वो एक्सेप्शन में कोई है, जैसे ईस्ट वगैरह है कुछ है, वो एक आध एक्सेप्शन में, लेकिन मोस्टली केस में अगर हम देखते हैं तो मुझे मल्टी सेल्यूलर दिखती है। और डीकम्पोजर्स, देखिए डीकम्पोजर्स, थोड़ा यहां पर समझ लो, डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स किसे कहते हैं, डीकम्पोजर्स को वैसे हिंदी में कहते हैं अपघटक। तो देखिए यहां पर देखो शब्द लिखा है डीकम्पोज, इस शब्द को थोड़ा डीकम्पोज, डीकम्पोज का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई ये चीज है मेरे पास बड़ी, ये बहुत बड़ी है, ठीक, अब इस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक, ऐसे 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 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक, ऐसे ऐसे छोटे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही मेरे पास क्या कहलाता है, डीकम्पोज। छोटे छोटे किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही मेरा डीकम्पोज कहलाता है, अर्थात इसकी बहुत बड़ी जो बॉडी है, जैसे इंसान होता है, इंसान की बॉडी क्या होती है, इंसान जैसे हमारा तैसी वो जमीन में गाड़ देते तो धीमे धीमे क्या होता है, उसका शरीर का धीमे धीमे गलने लगता है, अर्थात बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, जो उसके ऊपर क्या उसे खाते रहते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। उसीलिए कहता हूँ जो बड़ी चीज है उसको डीकम्पोज कर रहे हैं, तो डीकम्पोज करने वाले को मैं क्या कहता हूँ, डीकम्पोजर। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जो मल्टी सेल्यूलर और किसी भी चीज को क्या डीकम्पोज करते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जो भी कुछ सड़ी गली चीजें हैं तो उनके ऊपर ये वृद्धि करते हैं, अर्थात उस चीजों को खाते हैं। क्यों, उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्योंकि पहली बात ये अपने आप खाना तो बना नहीं सकते, दूसरी बात देखिए फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। देखिए जो फंजाई की बात करते हो तो फंजाई की अगर बात करूं तो ये एक विशेष एक अद्भुत स्थान रखता है, एक अद्भुत क्या है, एक ग्रुप है, किसका, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। हेटेरोट्रॉफिक उसे कह सकते हैं जो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं कैन नॉट सेल्फ प्रिपेयर्ड
कैन नॉट सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड, जो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं उन्हीं को मैं कहता हूं हेटेरोट्रॉफ्स। अर्थात प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो अपने आप खाना बना सकते हैं, इसलिए कहते हैं सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड। लेकिन ये अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं, तो जो अपने आप खाना नहीं बना सकते उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखा जाता है। उन्हें किस में रखा जाता है? हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पर देखिए, ये पहली बात समझ लीजिए, ये मेरे फंजाई होते हैं। दूसरी बात, ये हेटेरोट्रॉफ्स के ऑर्गेनिज्म में, अर्थात अपना खाना नहीं बना सकते। और एक दो बातें देखिए हमने यहाँ बनाई। और मल्टी सेल्यूलर क्या है? डिकम्पोजर्स। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं इससे। अब थोड़ा हम आगे इससे बढ़ने के बाद ये देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। देखिए हम ये कह सकते हैं दे शो ए ग्रेट, ये बहुत ज्यादा संख्या, बहुत बड़ी संख्या में क्या दिखाते हैं? अपनी क्या दिखाते हैं? इसकी पहली बात तो इनकी अगर मैं बात करता हूं, इनकी बहुत ज्यादा मुझे देखने के लिए क्या मिल रही है? डाइवर्सिटी, अर्थात बहुत वैरायटी मिल रही है मुझे देखने के लिए यहाँ पर। ठीक, मुझे क्या मिल रही है? बहुत ज्यादा वैरायटी। ठीक, हमें यहाँ देखने के लिए क्या मिल रही है? बहुत ज्यादा वैरायटी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली है। दूसरी बात किसमें? मॉर्फो, इसकी आकार की में, इसकी आकार की और हैबिटेट। हैबिटेट में कह सकते हैं अलग अलग हैबिटेट में मिल रही है, इसकी वैरायटी मिल रही है मुझे। दूसरी बात इनकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है? इनकी विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की क्या संरचनाएं देखे जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार की इनकी संरचना होती है, उसमें देखे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर थोड़ी बात ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है मेरे पास, देखिए एक रोटी, ये है देखिए हमारे पास रोटी। इस रोटी को गौर से देखिए, ये देखिए रोटी। अब हमने कोई रोटी है, बरसात के दिनों में अगर हम कोई रोटी रख देते हैं तो रोटी को हम एक दिन बाद या 2 दिन बाद देखते हैं, तो बरसात में हमें ये पता है कि चारों तरफ सीलन होती है और जो मेरी हवा है उस हवा में नमी अधिक होती है। तो मैं देखता हूँ 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखता हूँ तो मुझे रोटी देखो ऐसी हरी हरी सी लगने लगती है। भैया यही तो फफूंद है। उसके अलावा मेरे पास अचार है, हमारे पास क्या है? अचार। हमने माँ बाप या मम्मी अपने घर में अचार डालती हैं या हम बाजार से अचार लाई, तो हमने देखते हैं कभी कभी डिब्बों में देखो हमें ऐसी सफेद सफेद संरचना मिलती है जालिका के रूप में। ये देखो जैसे मकड़ी का जाल सा होता है ना, सफेद सफेद, उस प्रकार की तो भैया प्यारे बच्चों यही तो फफूंदी है मेरी, यही तो फफूंदी है प्यारे बच्चों। ठीक, यही तो फफूंदी है, यही तो देखो फफूंदी है मशरूम। अब हमने मान लीजिए कि ब्रेड ले आई घर पे किसी प्रकार से, तो ब्रेड 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रखी है, उसे नमी मिल रही है, तो ब्रेड का देखिए, ये सब ब्रेड पे देखिए कैसी कैसी संरचना बन रही है। तो ऐसी काली काली पीली इस प्रकार की जो संरचना बन रही है, यही तो मेरी क्या है? फफूंदी है। ये देखिए संरचना बन के आ गई, ये देखिए आगे, ये देखिए ब्रेड के ऊपर, ये देखिए ब्रेड है, इसे देखिए ये क्या है? ब्रेड। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रेड की सड़ी गली चीजें उसके ऊपर वृद्धि कर रही है, अर्थात अपना खाना नहीं बना पा रही है। तो विभिन्न प्रकार की मुझे देखने के लिए मिल रही है वैरायटी इसकी। ठीक, ये तो कहते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी, इसकी बहुत ज्यादा देखी जा सकती है इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टॉस स्कूल आर आल्सो फंजाई। तो अगर हमें बात करते हैं इसके एक कॉमन की बात करते हैं, तो सामान्य रूप से देखा जाए तो जो मेरा मशरूम है जिसे हम खाते हैं, जो मशरूम देखा है जिसे हम खाते हैं, इसके अलावा हम किसे खाते हैं? तो उसके अलावा हम देखते हैं जो टॉड स्टूल है, टॉड स्टूल सब क्या है? फंजाई है। जैसे सामान्य रूप से खाए जाने वाला मशरूम जैसे कि ये है, ठीक, सामान्य रूप से खाए जाने वाले बहुत सारे मशरूम होते हैं जैसे सामान्य रूप से हम खा सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं टॉड स्टूल, अभी देखो बताएंगे तो मैं टॉड स्टूल है। तो ये सब क्या है? यही सब फंजाई हैं। तो यही सब फंजाई हैं मेरे एक, हम ये कह सकते हैं यही सब क्या है? मेरे फंजाई हैं। उसके अलावा देखिए हम, उसके अलावा आगे और देखिए प्यारे बच्चों, देखिए व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम खेतों में जाते हैं तो खेतों में जाने के बाद हमें जो सरसों की जो फसल है, उस सरसों की फसल को हम देखते हैं, तो सरसों की फसल पर जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों पर हमें सफेद सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो ये देखो सरसों की पत्तियां हैं, ठीक, ये है देखो प्यारे बच्चों सरसों की पत्तियां, इसे ध्यान से देखो,
जैसा एनसीईआरटी में लिखा है हम केवल वही अक्षर बने। तो ये देखो सफेद सफेद क्या है, ये सब सफेद सफेद क्या है, व्हाइट स्पॉट। ठीक, ये क्या है, व्हाइट स्पॉट्स, सफेद धब्बे। ये देखो सरसों की पत्तियां है, पीछे की तरफ मैंने देखा तो ये देखो व्हाइट स्पॉट है। ये सब क्या है, व्हाइट स्पॉट। ये सब क्या है, व्हाइट स्पॉट। तो यही तो देखो कहा है, व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव, जो सरसों की फसल होती है, जो सरसों की पत्तियां होती है उसके ऊपर मिलती हैं, आर ड्यू टू ए पैरासाइटिक फंगस। क्यों होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर पैरासाइटिक फंजाई है। भैया फंजाई को हमने पहले शब्द में एनसीईआरटी ने बताया कि फंजाई क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक है अर्थात किसी के ऊपर पैरासाइट से एक डिकम्पोजर के रूप में काम करती है। ठीक, तो सेप्रोफाइट्स है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इस जो मैं देख रही हूं, जो सरसों की जो पत्तियां हैं, इस पत्तियों व्हाइट हो, तो ये क्या है, एक ये क्या है मेरे पास, ये है पैरासाइटिक फंजाई। ये क्या है हमारे पास, पैरासाइटिक फंजाई। तो पैरासाइटिक फंजाई की वजह से इसकी सरसों की जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर सफेद सफेद धब्बे देखने के लिए हमें आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी बात आगे देखते हैं क्या है, देखिए सम यूनिसेल्युलर फंजाई इजी एग्जाम्पली ग्रेटिया। उदाहरण के लिए एग्जाम्पली ग्रेटिया मतलब उदाहरण के लिए जैसे ईस्ट। देखिए सम यूनिसेल्युलर, कुछ एक कोष की फंजाई जैसे ईस्ट, मैं ईस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो हम ये कह सकते हैं, वैसे तो हमें देखने के लिए प्यारे बच्चों मल्टी सेल्यूलर मिल रही है फंजाई, बट हम ये कह सकते हैं कुछ एक्सेप्शन मिल गया। तो यहां पर देखिए मुझे एक्सेप्शन मिल गया ईस्ट का। तो ईस्ट क्या है, मेरी फंजाई है, तो एक कोष की है। पहली बात, इस ईस्ट का देखो आर यूज्ड टू मेक, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, टू मेक ब्रेड, ब्रेड बनाने में, एंड बियर। ये देखो बियर है, ये देखो शराब की बोतल है, वो शराब की बोतल है, और ये देखो इसके अंदर देखो बियर पड़ रही है, ये है बियर। तो बियर बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग हो रहा है, उसके अलावा ब्रेड बनाने में भी, ये देखो ब्रेड है। देखिए ये है ईस्ट, इधर देखिए गौर से, ये है ईस्ट। बहुत छोटा छोटा क्या पाउडर होता है ईस्ट का, बहुत पाउडर है महीन। उस पाउडर को हम देखते हैं तो हमने आटा लिया, आटा लिया, आटे में क्या किया, मैंने ईस्ट के पाउडर को मिला दिया। अब मैं उस आटे को रख दूंगा, तो मैं कुछ समय बाद देखता हूं, कुछ घंटों बाद देखता हूं तो उसमें क्या होती है, ईस्ट की वृद्धि हो जाती है, अर्थात इस पूरे आटे में बहुत ज्यादा ईस्ट बन जाएंगे। ठीक, अब ये आटा ऐसा होगा, इसमें ईस्ट की वृद्धि होगी। जिस प्रकार से दूध देखा है आपने, तो दूध को हम शाम को गर्म करते हैं तो हम उसमें केवल 1 चम्मच या 2 चम्मच ही उसमें क्या डालते हैं, कर्ड या मट्ठा डाल देते हैं। तो मट्ठा डालने के बाद क्या होगा, जब शाम को रख देते हैं और सुबह हम देखते हैं तो पूरा का पूरा जो मेरे पास दूध था वो जम जाता है। तो वो जम क्यों गया, क्योंकि उसमें जो मैंने बैक्टीरिया डाले थे, अब वो बैक्टीरिया थोड़े डाले थे, अब वो रात भर वृद्धि करते 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जम जाता है। ठीक इसी प्रकार से आटे में, तो आटा भी क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ईस्ट मिला दिया, फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद उसमें ईस्ट हो जाते हैं और फिर हम आसानी से उसकी ये देखिए ब्रेड बना सकते हैं। तो यही तो देखो एनसीईआरटी ने कहा है कि एनसीईआरटी देखो क्या करा है, सम यूनिसेल्युलर, ये देखो सम यूनिसेल्युलर फंजाई जैसे कि ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड, ये देखिए ब्रेड एंड बियर बनाने में प्रयोग होता है। सिंपल है बिल्कुल। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर पूरी एनसीईआरटी को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और बेहतर आपको समझाने के लिए प्रयास करता रहूंगा। देखिए अदर फंजाई कॉज करती है, डिसीज कॉज करती है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ इस प्रकार की फंजाइयां होती हैं और भी कुछ फंजाई देखने के लिए मिलती है जो क्या है, प्लांट्सों में और एनिमल्स दोनों में क्या डिसीज कॉज करेगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं बहुत सारे, देखो प्लांट्सों में डिसीज कॉज करती है, एनिमल्स में भी कॉज करती है। तो जैसे व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है कि जो मेरा गेहूं होती है, गेहूं की फसल होती है, तो गेहूं की फसल को मैं देखता हूं तो जो उसकी पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों के ऊपर मुझे एक संरचना दिखाई देती है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये है गेहूं की फसल, ये क्या है, गेहूं की फसल। ठीक, ये क्या है मेरी गेहूं की फसल, व्हीट क्रॉप्स। ठीक, गेहूं की फसल है। तो
इसकी पत्तियों को देखो, पत्तियों को देखो, ये देखो यहाँ पर, ठीक, ये देखिए यहाँ पर ऐसी संरचना दिखती है, अर्थात क्या है, रस्ट कॉजिंग, रस्ट की वजह से, ठीक, रस्ट की वजह से। तो ये रस्ट क्या है, ये है मेरा पक्सीनिया। तो इस बारे को कहता हूं मैं रस्ट, अर्थात ये पक्सीनिया एक इस प्रकार की फंजाई होती है जो इसके रस्ट को कॉज करती है। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके अलावा प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार की भी मुझे फंजाई मिल रही है जो क्या होती हैं, जो एंटीबायोटिक से क्या होती है, सोर्स, अर्थात हम उनसे एंटीबायोटिक बना सकते हैं। ये तो देखो क्या है, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ फंजाई प्यारे बच्चों में देखने के लिए ऐसी मिलती हैं जिससे हम आसानी से एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, जैसे पेनिसिलियम। तो ये पेनिसिलियम एक फंजाई होती है यहाँ पर जिसे पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं, वो देखिए ऐसी है, ये है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक, पेनिसिलियम नोटेटम। तो हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, पेनिसिलिन। ये देखो दवा बन गई पेनिसिलिन। तो भैया हम इस फंजाई से आसानी से क्या हम पेनिसिलिन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पेनिसिलियम जो नोटेटम इस प्रकार की फंजाई है कि वो कहीं पर भी मेरे शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि को रोक देती है, अर्थात वो एक एंटीबायोटिक की तरह क्या करती है, काम। तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, पेनिसिलिन दवा। थोड़ा हम और आगे चलते हैं। देखिए कुछ और देखिए क्या लिखा है, देखिए फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, ये देखो लिखा है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, सब जगह मिलना। ज्यादातर जहां पर लाइफ पॉसिबल है ऑर्गेनिज्म की, तो वहां पर सब जगह मिलने को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी। जैसे अर्थात अगर इन एयर में भी मिल जाएगी मुझे, वाटर में भी मिल जाएगी मुझे, सॉइल में भी मिल जाएगी मुझे, उसके बाद एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उसके अलावा मुझे एनिमल्स के ऊपर भी मिल जाएगी, उसके अलावा मुझे प्लांट्स के ऊपर मिल जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों को, ये क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन है। तो ये चीज क्या है, एक कॉस्मोपॉलिटन है। दूसरी बात देखिए क्या लिखा, दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म, अर्थात ये वृद्धि करने के लिए कहां पर करेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि, कुछ थोड़ी थोड़ी से क्या होगी, गर्माहट होगी, एंड ह्यूमिड प्लेसेज, और ऐसी जगह पर जहां पर नमी होगी, इस स्थान पर जहां स्थान में क्या है, नमी होगी, ठीक, जहां नमी अधिक सीलन होगी, कैसे बहुत ज्यादा नमी होगी, तो वहां पर कोई सामान है तो वहां पर मुझे वृद्धि करती हुई दिख जाएगी। उसके अलावा कुछ ऐसी स्थान है वार्म, हल्की फुल्की, कहाँ गर्माहट है, तो वहां भी वृद्धि करती हुई मिल जाएगी। तो ये है देखो प्यारे प्यारे क्या बच्चों, क्या ये है मेरे पास, क्या फंजाई। तो देखिए डिफरेंट रूप हैं, डिफरेंट रूप हैं, डिफरेंट रूप हैं। तो ये है मेरे पास फंजाई। तो फंजाई को हम देखते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटन होती है, हमें सब जगह मिलती है। उसके अलावा इसको वृद्धि करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए। अगली बात देखते हैं, देखिए अगली चीज देखिए, एनसीईआरटी ने देखो क्या कहा तुम्हारी, देखिए हैव यू एवर वंडर्ड, ठीक, भाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। अब इसमें देखो ये कह रहा है कि आपने, क्या आपको पता है या आप इसके बारे में क्या जानते हैं कि हम अपना खाना रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ठीक, तो रेफ्रिजरेटर अपना खाना क्यों रखते हैं, तो जब कहते यस इट इज टू प्रिवेंट, हमें पता है इट इज टू प्रिवेंट, हम इससे बचा सकते हैं अपने खाने को फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम अपने खाने को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन से हम अपने खाने को बचा सकते हैं। तो ये है देखिए फ्रिज, ये है मेरे पास फ्रिज। तो फ्रिज के अंदर देखिए हम अपना खाना रखते हैं। यही बात देखो एनसीईआरटी का एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, उसने कहा है। तो हमें यहाँ पर अवश्य ये चीज दिमाग में डालनी है, समझनी है कि हम अपने खाने को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो हमें पता है कि वहां पर बैक्टीरिया वृद्धि नहीं कर सकते हैं, और उसके ऊपर वहां पर क्या है, फंजाई वृद्धि नहीं कर सकते। तो यहीं पर देखो लिख सकता है, तो देखो लिखा है फंजाई
नॉट ग्रो इन रेफ्रिजरेटर, अर्थात हम ये कह सकते हैं चाहे तो मेरा बैक्टीरिया होगा या मेरा फंजाई होगा वो यहाँ पर वृद्धि नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर इस प्रकार का हो जाता है, इस प्रकार का इतने नीचे हो जाता है कि यहाँ पर क्या है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फंजाई वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं। देखिए, और हम आगे थोड़ा समझते हैं। देखिए हर किसी बात, देखिए मोस्टली फंजाई आर फिलामेंटस। देखिए अक्सर हम ये क्या कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादातर देखने के लिए फंजाई मुझे फिलामेंटस कंडीशन मिलेगी। अधिकांशतः हम ये कह सकते हैं, हम ज़्यादातर केसों में ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर केस के अंदर हम ये कह सकते हैं फंजाई क्या होती है, मेरी फिलामेंटस कंडीशन में होती है। ठीक, लेकिन एक्सेप्शन वो हमने तुम्हें अभी बताया था कि ईस्ट इज ए यूनिसेल्यूलर फंगस। हम बात कर रहे हैं एक ईस्ट की। तो ईस्ट क्या है? एक यूनिसेल्यूलर फंगस है, और जो यहाँ पर क्या कर रहा है भैया, बडिंग। जो यहाँ पर क्या कर रहा है, बडिंग। तो बडिंग से क्या हो रहा है, इसकी जनरेशन आगे बढ़ रही है। तो ईस्ट ऐसा है जो यूनिसेल्यूलर है। दूसरी बात, मोस्टली केस के अंदर में हम फंजाई क्या कह सकते हैं, फिलामेंटस होते हैं। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं इसकी जो बॉडी होती है, जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना क्या हो, लंबे लंबे, ठीक, और एक बेलनाकार जो धागे होते हैं, ठीक, एक बेलनाकार लंबे धागे जो तंतु कहते हैं उसे, तो तंतु जैसी संरचना होती है जिसे हम हाइफी कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी। हाइफी। अब देखो थोड़ा यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक है मेरे पास धागा, ये है मेरे पास एक धागा फंगस का, तो एक धागे को मैं कहता हूं हाइफा। अब यही धागे बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब संख्या में कैसे हो गए, अधिक, अर्थात ये प्लूरल हो गए। वो तो एक था इसलिए सिंगुलर था, अब ये संख्या में क्या हो गए, अधिक। तो जब ये संख्या में अधिक हो जाते तो हम उसे हाइफी बोल देते हैं। तो देखिए मैनी हाइफा आर काल्ड हाइफी। तो अगर इसका एक ग्रुप है, ऐसे करके उलझा उलझा ग्रुप है, तो ग्रुप ऑफ हाइफा, अगर इन हाइफा का एक ग्रुप बना हुआ है उसे मैं कहता हूं माइसीलियम। थोड़ा देखो अभी समझते हैं, अगली स्लाइड में देखो समझते हैं हम। देखिए ये माइसीलियम लिखा है, माइसीलियम किसे कहते हैं, यहां देखिए प्यारे बच्चों, ये है, ये देखिए, तो ये क्या है, एक नेटवर्क है। ये देखिए द नेटवर्क ऑफ हाइफी, जो मेरे पास जो छोटे छोटे बहुत सारे धागे थे, ठीक, एक धागे को मैंने हाइफा कहा और बहुत सारे धागों को मैंने क्या कहा, हाइफी। अब वे बहुत सारे जो धागे हैं उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। अब यहां पर देख रहे हैं बहुत सारे धागे, देखो उलझा उलझा था, ये क्या है, एक इंटरवोवन कह सकते हैं। एक उलझा उलझा था क्या है, नेटवर्क है। उलझा उलझा तो क्या है, एक नेटवर्क है। जिस प्रकार से नेटवर्क होता नहीं, इंटरनेट का नेटवर्क, इधर उधर उधर सब जगह चल, तो ठीक उसी प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि ये क्या है, क्या है, आखिर में ये उलझा उलझा था क्या है, एक नेटवर्क। तो इसी उलझे उलझे नेटवर्क को मैं माइसीलियम बोलता हूं। तो देखिए नेटवर्क ऑफ हाइफी, यानी कि जो निम्न, जो बहुत सारे धागे होते हैं उनका नेटवर्क इज नॉन एज माइसीलियम। हम उसी को माइसीलियम कहते हैं, वही माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। अब जब भी कभी शब्द आ जाए माइसीलियम तो आप समझ लेना, जो बहुत सारे हाइफी होते हैं उसका उलझा उलझा सा जो नेटवर्क है, उलझे उलझे से पड़े, उसी को मैं माइसीलियम कहता हूं। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। तो ये है, देखो इसी प्रकार की जो संरचना होती है। जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, कोई मेरा खाना सड़ रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है, फफूंदी लगी हुई है, तो हम उसे देखते हैं तो मुझे ऐसी संरचना दिखती है, इसे मैं बोलता हूँ माइसीलियम। थोड़ा अब आगे और हम आगे पहुंचते हैं। देखिए ये देखो माइसीलियम, देखो इस प्रकार की मिलेगी आपको देखने के लिए। देखिए सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स, कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअस ट्यूब्स में बने होते हैं, ठीक, फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफी। तो हम यहां पर देख कह सकते हैं, देखो यहां पर क्या लिखा है, सम हाइफी, कुछ धागे। अब धागे समझ लो आप हिंदी भाषा में, कुछ धागे, ठीक, कुछ धागे या
कुछ धागे ठीक आर कंटिन्यूस ट्यूब्स, वो एक कंटिन्यूस ट्यूब्स के रूप में बने होते हैं। जैसे ये देखो कंटिन्यूस ट्यूब, देखो ये है, इसे देखिए यहाँ पर, ये देखो एक धागा है, ये देखो कंटिन्यूस ट्यूब्स में बना हुआ है, ठीक। ये देखो धागा है, एक कंटिन्यूस ट्यूब्स में बना हुआ है, ये देखो कंटिन्यूस ट्यूब्स के अंदर बना हुआ है। कंटिन्यूस ट्यूब्स फील्ड इसके अंदर भरा होता है विद मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कंटिन्यूस धागा है, यहाँ पर कोई खांच नहीं दिख रही है, अर्थात एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, तो बहुत सारे मुझे न्यूक्लियस। तो एक ऐसा कंटिन्यूस धागा जिसके अंदर में क्या है भरे होते, क्या बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट क्या भरे होते हैं, केंद्रक। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे केंद्रक, तो उसके साइटोप्लाज्म, तो ये है इसका क्या है साइटोप्लाज्म। तो दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक, तो मैं इसी को कहता हूं सिनोसिटिक हाइपी। तो सिनोसिटिक हाइपी जब नाम आ जाएगा सिनोसिटिक का, तो आप एक बात दिमाग के अंदर रख लो बस, कि कोई ऐसा धागा है, आप ये समझ लो ऐसा धागा है, ठीक, इस धागे के बीच में कोई सेप्टा नहीं लगा हुआ है। दूसरी बात, ये धागा इतना बड़ा लंबा जा रहा है कि यहाँ पर मुझे देखने के लिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म। अब उसी के अंदर क्या भरे हुए हैं, बहुत सारे क्या भरे हुए हैं, न्यूक्लियस। अगर एक न्यूक्लियस होता तो मैं उसे कहता यूनी न्यूक्लिएट, अगर दो होते तो मैं कहता उसे डाई न्यूक्लिएट या बाई न्यूक्लिएट। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों मुझे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत मिल रहे, 2 से अधिक मिल रहे, तो इसमें 2 से अधिक मुझे न्यूक्लियस मिल रहे, तो मैं इसी को धागों को क्या कहूँगा, मल्टी न्यूक्लिएट। अर्थात यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मल्टी का मतलब क्या है बहुत, न्यूक्लिएट का मतलब न्यूक्लियस, तो यहाँ पर क्या है मुझे बहुत ज़्यादा क्या मिल रहे हैं, न्यूक्लियस। तो इसी को मैं क्या कहता हूँ मल्टी न्यूक्लिएट, तो इसी को मैं क्या कहता हूँ मल्टी न्यूक्लिएट। तो ऐसी कंडीशन को मैं कहता हूँ सिनोसिटिक हाइपी, ऐसे धागों को मैं क्या कहूँगा सिनोसिटिक हाइपी। ये देखो ऐसा है, इसे मैं सिनोसिटिक हाइपी कहूँगा। देखो कंटिन्यूस जा रहा है, कंटिन्यूस का मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है, आप ये समझ लो बस। तो इसी को मैं सीनो, जहाँ पर भी सिनोसिटिक शब्द आ जाएगा आप केवल इतना दिमाग लगाओ, धीमे धीमे पढ़ोगे सब आ जाएगा, केवल इतना दिमाग लगाओ यहाँ पर, ठीक। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है उस प्रकार से मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखिए, अब जो माइसीलियम मैंने बोला ना, अब थोड़ा हम माइसीलियम को हल्का समझ लेते हैं। देखिए आगे, माइसीलियम मतलब एक तरह का मेरा हाइपी, उलझा बुलझा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये देखने के लिए हमें 2 प्रकार के मिलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, एक तो मुझे मिलता है देखने के लिए सेप्टेट, और एक मिलता है मुझे देखने के लिए असेप्टेट या नॉन सेप्टेट। नॉन सेप्टेट, नॉन, ये देखिए लिखा है नॉन सेप्टेट। नॉन का मतलब होता है नॉट, सेप्टेट का मतलब सेप्टा, यहां सेप्टा नहीं है, या असेप्टेड या असेप्टेड, इस मतलब को समझ लो थोड़ा। ये देखो शब्द लिखा है असेप्टेड, देखो अ और सेप्टेड 2 शब्द है इसमें, तो अ को यहां पर लिख दो। अ का मतलब क्या है नॉट, और सेप्टेड का मतलब क्या है, सेप्टेड का मतलब क्या है सेप्टा। तो असेप्टेड उसे कहते हैं जहां पर सेप्टा नहीं है, और सेप्टेड उसे कहते हैं जहां पर सेप्टा है। इतना समझ लो। देखिए यहां पर, तो असेप्टेड कौन सा हो गया, देखिए ये है, ये देखिए गया है, ठीक प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये देखो गया है, ये गया है, ये गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये है न्यूक्लियस, 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 बहुत सारे न्यूक्लियस देख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मुझे यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा सेप्टा नहीं दिख रहा है, ठीक। तो जिस हमारे धागे में, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये धागा है, इस धागे में पूरे में क्या है साइटोप्लाज्म भरा है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भरे, अर्थात यहाँ पर कोई क्रॉस वाल नहीं है, ठीक, कोई क्रॉस वाल नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, कोई खांच नहीं है। तो मैं उसी को क्या कहता हूँ असेप्टेड या नॉन सेप्टेड, असेप्टेड या नॉन सेप्टेड। अब देखिए समझिए यहाँ पर सेप्टा, या हम इसे क्रॉस वाल भी कहते हैं, जैसे ये है, इसे यहाँ से काट रहा है, इसे यहाँ क्रॉस कर रहा है, कोई बाल इसे क्रॉस करी तो इसे कहते हैं क्रॉस वाल। ये समझिए, सेप्टा या क्रॉस वाल एब्सेंट नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं क्रॉस वाल नहीं है, एक ही बात है, सेप्टा या क्रॉस वाल का एक ही मतलब है। दूसरी बात देखिए, वन ट्यूब हैव, जब देखो क्या लिखा है वन ट्यूब, यानी कि एक ट्यूब हैव मोर न्यूक्लियस, एक ट्यूब के अंदर मुझे मोर न्यूक्लियस मिल जाती है। देखो 1 2 3 4 5 6, एक ही ट्यूब है,
कोई सेप्टा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा देखने के लिए क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। अभी मैंने बताया तुम्हें, उसी को मैं क्या कहता हूँ, सिनोसिटिक। ये देखो शब्द लिखा सिनोसिटिक। बहुत सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप कहते हैं तो कुछ कमी निकलती है तो फिर भी मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन समझाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये देखो सिनोसिटिक, मैंने अभी तो बताया, तो ऐसी संरचना को मैं सिनोसिटिक बोल जाता हूं। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं ये क्या है, एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। हम दूसरी भाषा में इसे ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। अब सेप्टा को देख लो आप। पहली बात, सेप्टा प्रेजेंट, ये देखिए बना हुआ है, ये देखिए बना हुआ है, ये देखिए सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा। ठीक है, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा। तो एक सेप्टा के अंदर भी मुझे क्या मिल रहा है, केवल एक केंद्रक मिल रहा है, एक न्यूक्लियस मिल रहा है। ठीक, तो एक ही सेप्टा है और एक ही सेप्टा में एक ही न्यूक्लियस है। ठीक, थोड़ा हम इसे आगे स्लाइड में देखते हैं अगली पर। तो ऐसे सेप्टे को मत देखें, इसे हम बोलते हैं क्या, सेप्टेट। अब सेप्टेट भी दो प्रकार के होते हैं, सेप्टेट फंजाई। तो हम यहां पर देखें सेप्टेट भी क्या, दो प्रकार के मुझे मिल रहे हैं देखने के लिए। देखिए हमें थोड़े दो प्रकार के मिले देखने के लिए, सेप्टेट फंजाई। तो हमें यहां पर भी देखते हैं तो मुझे सेप्टेट कंडीशन दो प्रकार की मिल रही है। एक तो देखिए कंडीशन ऐसी है, एक तो कंडीशन देखिए ये है, एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस है। ये देखो एक सेप्टा है, इसे बोलता हूं मैं क्या, सेप्टा, और इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस। तो एक ही सेप्टा है और एक ही सेप्टे में एक ही न्यूक्लियस है, तो हम ऐसी कंडीशन को हम ये कह सकते हैं, ये क्या है, प्राइमरी माइसीलियम। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, वेजिटेटिव माइसीलियम। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव माइसीलियम या यूनिकैरियोटिक माइसीलियम। यूनि का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है एक, कैरियो का मतलब होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, तो ऐसा माइसीलियम है जिसके एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस है, तो उसी को मैं क्या कह देता हूं, यूनिकैरियोटिक माइसीलियम, या हम वेजिटेटिव माइसीलियम में कह सकते हैं। दूसरी बात, दैट इज, अर्थात हेयर हम यहां पर कह सकते हैं एक सेप्टा यानी कि वन सेप्टा हैव ओनली वन न्यूक्लियस। अर्थात यहां पर यही बात सीधी निकल के आ रही है कि एक सेप्टा है और एक सेप्टा में केवल मुझे देखने के लिए एक ही न्यूक्लियस मिल रहा है। ठीक, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, जैसे हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के वर्ग के मोस्टली सदस्य हमें इस प्रकार के मिलते हैं कि वहां पर देखने के लिए मुझे एक सेप्टा मिल रहा है और एक ही सेप्टा के अंदर मुझे क्या मिल रहा है देखने के लिए, एक न्यूक्लियस मिल रहा है। अब सेकेंडरी माइसीलियम किसे कहेंगे, इसे तो मैंने प्राइमरी माइसीलियम कहा। सेकेंडरी माइसीलियम ऐसे कहते हैं कि अगर कोई भी मेरे पास एक धागा है, हाइट है, ठीक, उस धागे के अंदर पहली बात सेप्टा प्रेजेंट है, ये देखिए सेप्टा प्रेजेंट है। दूसरी बात, उस सेप्टे में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप के। ये न्यूक्लियस देखिए, एक ये न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक सेप्टा में दो न्यूक्लियस हैं। इसे थोड़ा समझते हैं तो देखिए, इसे मैं कह सकता हूं डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस। जब डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब होता है दो, ठीक, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं टू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन वन सेप्टा। हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेप्टा में दो न्यूक्लियस हैं, अर्थात टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन वन सेप्टा। ये है एक सेप्टा। ठीक है, ये क्या है, एक सेप्टा। और एक सेप्टा मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे प्यारे बच्चों, दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं। तो इसी को मैं कहता हूं बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। मोस्टली केस में अगर हम देखा जाए तो हमें बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में हमें देखने के लिए ऐसी संरचना मिल जाती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर यह समझा कि जो मेरे सेप्टेट फंजाई कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेप्टा मिल रहे हैं, तो वो भी मुझे दो प्रकार के मिल रहे हैं। एक तो मुझे प्राइमरी मिल रहा है, दूसरा मुझे सेकेंडरी मिला है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने समझा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने देखिए क्या कहा है। देखिए अगले में एनसीईआरटी ने ये कहा है, अगली लाइन के अंदर में देखिए क्या कहा है, सेल वॉल ऑफ फंजाई। जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल की बात कर रहे हैं।
तो आर कंपोज्ड ऑफ, ये देखिए, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो जो कवक होते हैं, जो फंजाई है, उसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड्स की। ये है देखिए बनी हुई क्या, सेल वॉल। इसे देखिए सेल वॉल, ये बनी हुई है मेरी सेल वॉल। इस वाली नीचे संरचना को कहता हूं मैं लिपिड बाइलेयर, और इस लिपिड बाइलेयर, इसी का ऊपर देखने के लिए मुझे काइटिन मिल जाती है। ये है देखिए काइटिन, ये वाली संरचना जो दिख रही है आपको नीचे नीचे, ये वाली संरचना, ये है प्यारे बच्चों काइटिन, ये है काइटिन। ठीक, दूसरी बात, ऊपर वाली जो संरचना जो देखो ऐसी बना रखी है, ये वाली, ये वाली संरचना बनी हुई है, ये वाली, ये है मेरे पास पॉलीसैकेराइड्स। तो हम ये कह सकते हैं मुझे इसकी जो सेल वॉल है उसमें मुझे मोस्टली केस में देखने के लिए मुझे काइटिन मिल रहा है और पॉलीसैकेराइड्स मिल रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, कि उसकी जो सेल वॉल होती है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है या फिर किसी और चीज की बनी होती है, तो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। यही है, देखो जैसे देखिए ये काइटिन है, ये पॉलीसैकेराइड्स है। अगली बात देखिए, थोड़ी हम और समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर देखिए, मोस्टली फंजाई, अधिकांशतः जितने भी कवक होते हैं, अधिकांशतः कवक, मोस्टली फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक। देखो सबकी, देखो क्या बात है, ज्यादातर सभी क्या हेटरोट्रॉफिक हैं। ठीक, एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, हेंस इट इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। अब देखो क्या कह रहा है ये, तो यहां पर देखिए ये बात कह रहा है कि मोस्टली केस में जो फंजाई है, देखिए मोस्टली फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, सभी हेटरोट्रॉफिक है, अर्थात कैन नॉट सेल्फ प्रिपेयर फूड, वो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक, एंड एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब करते हैं क्या, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, वो सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व करेंगे किससे, फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ये देखो लगा डेड सबस्ट्रेट, डेड सबस्ट्रेट का मतलब ऐसा होता है जो चीज सड़ रही है, गल चुकी है, डेड हो चुकी है, लकड़ी बिल्कुल डेड हो चुकी है, टूट के गिरा, वो सड़ रही है, उसी के ऊपर क्या, वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे। खाना सड़ रहा है, वो देखो चीज सड़ रही है, उसे सड़ी हुई चीज के ऊपर ये देखो वृद्धि कर रहे हैं, ये देखो सड़ी हुई, ये देखो खाना है, ब्रेड सड़ रही है, दिख रहा है यहाँ पर, सड़ रही है। तो जो चीज नीचे वाली चीज है उसी को मैं क्या कहता हूं, उसी को मैं क्या कहता हूं, डेड सबस्ट्रेट, उसी को मैं क्या कहता हूं, डेड सबस्ट्रेट। ये तो देखो लिखा है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब करेंगे सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, किससे, डेड सबस्ट्रेट से, अर्थात अतः आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। हम ये कह सकते हैं ये क्या है, सैप्रोफाइट्स हैं। सैप्रोफाइट वे होते हैं जो सड़े गले और मृत चीजों से अपना खाना बनाते हैं। जैसे देखिए, डिपेंड ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफाइट्स का मतलब, सैप्रोफाइट देखिए हम शॉर्ट में उसे कहते हैं, सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोप हिंदी में कहते थे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो मरी हुई चीज से, जो बिल्कुल सड़ रही है उससे अपना भोजन लें, मृत हो गई है वो चीज। पेड़ टूट के गिर पड़ा है, बिल्कुल मर चुका है, उसकी लकड़ी बिल्कुल मर चुकी है, अब वो धीमे धीमे लकड़ी सड़ रही है, तो उसके ऊपर वृद्धि करते हुए मिलेंगे मुझे। रोटी, ब्रेड मेरी सड़ रही है, मृत होगी ब्रेड, अब वो काम की नहीं रही, इसमें वृद्धि कर रहे हैं, यही तो देखो लिखा है। तो सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड, डिपेंड ऑन डेड, डेड एंड डीकेइंग, डेड का मतलब मृत, एंड डीकेइंग जो सड़ कर रही है ऑर्गेनिक मैटर, उसी पर निर्भर करते हैं। यही तो देखो, यही तो कवक है, यही तो क्या है, फंजाई। यही क्या है मेरे, फंजाई। यही क्या है मेरे पास, फंजाई। यही तो मेरे पास क्या है, फंजाई। फंजाई वही तो है, हेटरोट्रॉफिक है अर्थात सैप्रोफाइट्स है, तो इसी को मैं कहता हूं फंजाई। दूसरी बात देखिए, दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार के मुझे प्लांट्स जो कैसे में सैप्रोफाइट्स हैं, जो कि हम ये भी कह सकते हैं मुझे इस प्रकार के कुछ मिल रहे हैं फंजाई, वो क्या होते हैं, वो कुछ लिविंग प्लांट्स, कुछ लिविंग प्लांट्स एंड लिविंग एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट्स के रूप में रह रहे हैं। ये क्या रह रहे हैं, पैरासाइट्स के। सैप्रोफाइट्स वे होते हैं जो सड़े गले के ऊपर रहते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो कोई जिंदा चीज है उसके ऊपर रह करके अपना खाना बना रहे हैं। जैसे सरसों का दिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले,
सरसों की पत्ती थी, उस पत्ती के ऊपर क्या थे उस पर फंजाई थे। तो फंजाई क्या रस्ट रोग कर रहे थे उसे, कंद रोग कहते हैं उसे, ठीक। तो जो रस्ट रोग कर रहे थे, जो रस्ट रोग को कॉज कर रहे थे, जो फंजाई थे वो क्या थे, वही पैरासाइट फंजाई थे, वही क्या है, पैरासाइट फंजाई। तो देखो हमारे शरीर के ऊपर देखो इस प्रकार की देखो धब्बे बन जाते हैं, जैसे ये पैर, यहाँ पर देखो धब्बे बन गए। उसके अलावा देखो कुछ पत्तियां दिख रही हैं, हरी पत्तियां हैं। तो अर्थात ये पत्तियां कैसी हैं, पत्तियां कैसी हैं, ये लिविंग, अर्थात ये डेड नहीं है, ये लिविंग हैं। तो लिविंग के ऊपर जो अपना खाना बना रहे हैं, ये लिविंग के ऊपर जो अपना खाना बना रहे हैं, इन्हीं को मैं कहता हूं क्या, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग के ऊपर रहते हैं, ठीक। तो इंसान यहां पर कैसा है, ये लिविंग है, एक लिविंग पर्सन है, ठीक। तो ये इस प्रकार की कुछ फंजाई ऐसी हैं जो पैरासाइट्स के रूप में होती हैं। जो पैरासाइट्स के रूप में जो फंजाई होंगी वो किसी न किसी लिविंग के ऊपर क्या है, निर्भर रहती हैं, उसके ऊपर एक परजीवी की तरह रहती हैं। तो ये देखो हरी पत्तियां हैं, ठीक, ये क्या है मेरे पास, हरी पत्तियां, ग्रीन लीव्स। तो जितने भी देखिए मुझे फसल दिख रही है कि मेरी फसल है, गेहूं की मेरी फसल है, सरसों की मेरी फसल है, और भी बहुत सारी फसल हैं। तो फसल है, तो उस फसल के ऊपर मैं देखता हूं तो मुझे फंजाई क्या कर रही है, उसे डिसीज कॉज कर रही है। तो ऐसी फंजाई जो खड़ी हुई एक फसल है, हरी फसल है, उस फसल के ऊपर वो डिसीज कॉज कर रही है, तो मैं उसे पैरासाइटिक फंजाई बोलता हूँ। इंसान के ऊपर देखिए यहाँ पर कर रही है तो मैं पैरासाइटिक बोलूँगा। और ऐसी फंजाई जो चीज़ बिल्कुल सड़ चुकी है, किसी काम की मृत्यु हो चुकी है, उसके ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रही है, वृद्धि कर रही है, उससे अपना खाना ले रही है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो सैप्रोफाइट्स है। तो यहाँ पर पैरासाइट्स थोड़ा डिफरेंट है, सैप्रोफाइट थोड़ा डिफरेंट है। उसके अलावा देखिए हमें कुछ फंजाई ऐसी मिल रही है जो कि देखिए सिम्बायोटिक के रूप में रहती है। सिम्बायोटिक के मतलब को होता है कि एक सहजीवी के रूप में रहना, यानी कि साथ साथ रहना। भाई तुम्हें भी कुछ फायदा मिल रहा है, मुझे भी कोई फायदा मिल रहा है, तो जहाँ पर दोनों चीज़ों को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा फायदा मिल रहा है तो उसी कहता है सहजीवी के रूप में रहना, ठीक, अर्थात सिम्बायोटिक के रूप में रहना। तो देखिए दे कैन लिव एज सिम्बायोट्स। उसके अलावा कुछ ऐसी होती हैं जो सहजीवी के रूप में रहती हैं इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो कि एल्गी के साथ, एल्गी का मतलब क्या है, शैवाल, शैवाल के साथ रहेंगी, ठीक। तो शैवाल के साथ जब वो जैसे ही मिलेंगी तो अब शैवाल भी मिलेंगे और कवक भी मिलेंगे, तो दोनों चीज जब मिल जाती हैं उसे मैं कहता हूं लाइकेन। ये है देखिए लाइकेन, ये देख रही है, इसे देखिए गौर से, ये एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर ये देखिए संरचना, ये देखिए ये जो संरचना देखिए ये क्या है, कवक है, फंजाई है। अब इस फंजाई के ऊपर हम देखते हैं तो इस फंजाई के ऊपर मुझे हरी हरी सी और ज्यादा अधिक संरचना दिख रही है, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हरी हरी सी ग्रीन संरचना हमें दिख रही है, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, मेरे पास कवक है और कवक के साथ में क्या, शैवाल, दोनों साथ साथ में रह रहे हैं। शैवाल क्या कर रहे हैं, शैवाल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस करके वो क्या है, फंजाई को दे रहे हैं भाई खाओ। और फंजाई क्या कर रहा है, फंजाई उसे आसरा दे रहा रहने के लिए कि भाई तू मेरे पास से पानी ले ले, मेरे पास से और भी चीज ले ले। तो यहाँ पर दोनों चीज ले रहे, तो इस चीज को मैं कहता हूँ लाइकेन। तो ये क्या है मेरे पास, लाइकेन। तो ये तो देखो क्या है, इन एसोसिएशन विद एल्गी, अगर ये एल्गी के साथ है तब इसे हम कहते हैं लाइकेन, इसे समझिए, ठीक। एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, अगर यह किसी हायर प्लांट्स जैसे मतलब बड़े बड़े पौधे की बात कर रहा हूं मैं, छोटे पौधे की बात नहीं कर रहा हूं। हायर प्लांट्स का मतलब तो बड़े बड़े पौधे, ठीक। तो बड़े बड़े पौधे का मतलब यहां पर क्या है, अगर उनकी रूट में है हायर प्लांट तो मैं उसे कहूंगा माइकोराइजा। जैसे कि ये है एक पेड़ कोई बड़ा हुआ, ये है हायर प्लांट की रूट। इस हायर प्लांट की रूट के साथ में ये देखो मेरे पास कवक क्या है, यहां पर रह रहे हैं, ठीक। ये देखो ये है, तो यहां पर अगर ये बड़े के रात रहेगी, बड़े बड़े जो पेड़ हैं उन बड़े बड़े पेड़ों के साथ में ये सहजीवी के रूप में रहती है, तो मैं प्यारे बच्चों वहां पर कहता हूं माइकोराइजा। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो पाइनस का प्लांट है, ठीक, ये आता है पाइनस का प्लांट किसमें,
जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस का प्लांट है, उस प्लांट की जो रूट होती है वहां पर मुझे देखने के लिए कवक मिल जाते हैं, फंजाई मिल जाते हैं, तो मैं उसे कहता हूं माइकोराइजा। तो यही तो देखो लिखा है सिम्बायोंट, अर्थात म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को साथ साथ फायदा हो रहा है। ठीक, अगर यह एल्गी के साथ है तो लाइकेन कहलाती है। अगर देखो विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, अगर हायर प्लांट्स की जो रूट है उसके साथ में विद हायर प्लांट, तो उसे कहता हूं मैं माइकोराइजा। तो मैं उसे क्या कहता हूं? माइकोराइजा। बहुत सिंपल है जी, में थोड़ा थोड़ा इसे दिमाग पे लोड डालोगे तो आपकी सब समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज ऐसी हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको बताएं और आपको समझाएं। ये सारी चीज एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी की अगर आप किताब खोल लोगे तो थोड़ा बेटर आपकी समझ में आएगा। आज की क्लास का हमारा यहाँ पर समापन होता है। हमारा लेक्चर 9 था और उसका आज हमारा पर इस वाले लेक्चर का आज समापन होता है। अब हम अगला लेक्चर 10 में देखते हैं, लेक्चर 10 में देखेंगे हमें क्या पढ़ना क्या नहीं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय।